नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे अवैध मदरसों का खेल तगड़ा, मुस्लिम समुदाय भड़का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई चल रही है। पछुआदून में लगभग 9 मदरसों को सील किया गया है, तो वहीं अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद को भी सील कर दिया गया। ये कार्रवाई विकासनगर के एसडीएम के नेतृत्व में की गई। प्रशासन की इस टीम में अल्पसंख्यक विभाग मदरसा बोर्ड के अधिकारी भी शामिल रहे। जिसमें मदरसों को सील किया गया उसे ढकरानी का मदरसा दार अक्रम, मदरसा मशीगुल रहमानिया, नवाबगढ़ का मदरसा फैजुल उलूम और दावतुल हक मदरसा शामिल है। आपको बता दें कि ये 9 मदरसे सरकार की परमिशन के बिना चलाए जा रहे थे। इन मदरसों में बच्चों के बैठने की जगह भी काफी कम थी। इसके अलावा बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। मदरसों के साथ ही प्रशासन की टीम ने अब्दुल वासिद हसीद मस्जिद को भी सील कर दिया है। रमजान के महीने में प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई से मुस्लिम समाज में गुस्सा है। उनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज ने देहरादून जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी दी और मदरसों के वेरिफिकेशन किए जाने के मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। जिला स्तर पर समिति बनाई गई है। साथ ही प्रदेश भर में मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जांच कराई जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी धामी सरकार अवैध मदरसों के साथ ही अवैध मजारों पर भी अपना रुख कड़ा कर चुकी है। आज इसी पर होगी चर्चा। एक रिपोर्ट देखिए पहले। मदरसे व मस्जिद प्रशासन की बिना अनुमति के चलाया जा रहा है, इसलिए इन मदरसों व मस्जिद पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम विनोद कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति से कोई भी नया धार्मिक स्थल अथवा पुराने धार्मिक स्थल की मरम्मत नहीं की जा सकती, इसलिए इन्हें सील किया गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि बिना किसी अग्रिम आदेश के मदरसों व मस्जिद को सील किया गया है, जो सरासर गलत है। इसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें इस कार्यवाही को जल्द रोकने की मांग की गई। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण हैं, अतिक्रमण हैं, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। आज हम यहाँ 2 मुद्दों को लेकर आए हैं। नंबर 1 तो यह है कि ढकरानी में एक मस्जिद सीज की है, जो हमारी पुरानी मस्जिद थी, उसे हम दोबारा शहीद करके दोबारा बना रहे थे, अपनी जमीन में बना रहे थे, वो एमडीटी द्वारा सीज की गई है। नंबर 2 यह है कि हमारे जनपद में बिना किसी अग्रिम आदेश के, बिना किसी नोटिस के 10 मदरसों को सीज किया गया है। उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज करने आए हैं। प्रशासन से अपनी मांग करने आए हैं कि आपने मदरसे सीज क्यों किए। क्योंकि जनवरी महीने में देहरादून डीएम के निर्देश पे एक कमेटी बनी थी, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम और एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसमें नॉमिनेट किए गए थे और वो हर मदरसे में जाकर जांच करके आए थे। एक भी मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है। रही मान्यता ये बात लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रकृति क्रिया शुरू की है, उसमें मदरसे वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी हैं। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है, अब वो उसमें जागरूक हो गए हैं और मान्यता की तैयारी में लगे हैं। कुछ 51 मान्यता अभी दी है सरकार ने वहाँ पे। रहा इसका जो हमारे यहाँ मदरसों में आकर के ये सील कर रहे हैं, ये गलत है मामला। इसलिए गलत मामला है क्योंकि हमें आप बताइए, इस डुबरी इलाके में कोई भी मदरसा, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, कहीं भी किसी का नक्शा अगर हमें कोई दिखा दे तो मदरसों को सारों को चीज करवाऊं मैं खड़ा होके। तो इस वास्ते मदरसे के ऊपर खास तौर पे ज्यादती हो रही है। मदरसे जो है सही काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। उसमें जो मदरसों में जो है हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाई जाती है। मान्यता प्राप्त है मदरसे बहुत सारे। शासन के निर्देशों क्रम में जो प्रशासन की टीम थी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया।
सर पचवादून क्षेत्र में कितने मदरसे हैं और कितने चयनित किए गए हैं इन चीज़ों कार्रवाई के लिए? अभी तक जो मदरसे यहाँ चिन्हित किए गए हैं 63 मदरसे हैं जो पूरे विकास नगर तहसील के अंतर्गत है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, हाल ही में 2 दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी सहसपुर कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें अवैध मदरसों की शिकायत भी मिली थी। धामी के तुरंत एक्शन में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। वहीं 60 मदरसों के अवैध रूप से संचालन की सत्यापन की रिपोर्ट शासन को भी मिली। इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, कौन लोग संचालित कर रहे हैं, साथ ही कहां के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी जांच का विषय निकल कर आया, जिसके बाद इन अवैध मदरसों पर कार्यवाही की गई। वहीं विपक्षी पार्टी ने कार्यवाही के समय को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। करने वाली बात है कि किसी भी प्रदेश का मुखिया चाहता है कि उसके प्रदेश में शांति रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, लेकिन हमारा तो मुखिया ही जिस दिन से अपनी कुर्सी पर बैठा है लगातार सांप्रदायिक बातें करता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की चेष्टा करता है। कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी यूसीसी, कभी धर्मांतरण कानून। ये सुन सुनकर कान पक गए। म से मदरसा, म से मस्जिद, म से मजार, म से मुसलमान, और कोई बात ही नहीं है करने के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, पूरी सरकार से, शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अवैध कुछ भी चल रहा है, अवैध अतिक्रमण जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अवैध केवल मदरसे नहीं चल रहे हैं प्रदेश के अंदर। कितने रेस्टोरेंट वैध हैं, कितने होटल वैध हैं, कितनी प्लॉटिंग वैध है। तो पहले तो आपको बता दें कि ये अवैध मदरसों का जो किस्सा था पिछले साल बड़े जोर तोरों पर चल रहा था। अगर अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो हम ये मानेंगे धामी सरकार की नाकामयाबी है और बीजेपी का एक प्रकार से तुष्टिकरण है, जिससे ये सिर्फ वोट के टाइम पर तो जो उनका हिंदू वोटर को बगलाने के लिए ऐसे कार्रवाई कर देती है और जुमला फेंक देती है, लेकिन वास्तव में कार्रवाई नहीं करती है। अभी भी कुछ ऐसा देखने में आ रहा, आपके माध्यम से संज्ञान में आ रहा है कि फिर से अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है जो विधानसभा सत्र में अभी जो बजट सत्र के दौरान जो कार्रवाई हुई है, जो अमानवीय भाषाओं का प्रयोग हुआ, जो पक्षपातपूर्ण रवैया अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया, उन सबको छुपाने के लिए धामी जी ने ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र या जुमला शस्त्र फेंका हुआ है। देखिए, ये ड्राइव जो है सरकार की पुरानी ड्राइव है और ये लगभग 2-3 साल से उत्तराखंड के अंदर हम इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिन पर शिकायतें आती हैं कि इन तमाम जगहों पर इंक्लूजमेंट है, चाहे फॉरेस्ट की ज़मीन हो, चाहे पंचायत की ज़मीन हो, चाहे नगर निगम की ज़मीन हो, गवर्नमेंट की ज़मीन पर जहाँ जहाँ इंक्लूजमेंट है, हमेशा सरकार ने उन इंक्लूजमेंटों को हटाने का काम किया है। और आने वाले समय में अगर जिस प्रकार की शिकायतें और भी आएगी तो सरकार उनको हटाने का प्रयास करेगी और उन्हें हटाएगी भी। और ये हमारी पुरानी ड्राइव है, इससे इन चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि इस समय इसका महीना है तो इसलिए इसको किसी भी जाति धर्म के लोगों पर कार्रवाई की ये बात नहीं है। ये हमारी ड्राइव है और हम हमारी सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी भूमि फॉरेस्ट के अंदर हो, जो भी भूमि राजस्व के अंदर हो, जो भी भूमि अन्य जगह हो, उन पर अगर जो इंक्लूजमेंट हुआ किसी ने भी किया है उसको हटाया जाए। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे थे तो मदरसा बोर्ड क्या कर रहा था। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। शासन ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन स्तर से इसकी जांच चल रही है। सभी जिलों के डीएम जांच रिपोर्ट शासन को जल्द सौंपेंगे, लेकिन सरकार अभी से ही अवैध मदरसों को लेकर गंभीर है। आपको बता दें कि इन मदरसों में 25 से लेकर 141 तक की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस तरह बढ़ती संख्या सरकार की सरदर्दी न बन जाए और कुछ समय बाद अन्य राज्यों से आकर पढ़ने वाले ये बच्चे ही स्थानीय होने का दावा न करें। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जानकारी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बताएंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय कैबिनेट से केदारनाथ को बड़ी सौगात की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता दें, 4081 करोड़ की रोपवे को कैबिनेट मंजूरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 18 घंटे की यात्रा सिर्फ 36 मिनट तक में हो जाएगी पूरी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। $4081 करोड़ की रोपवे को कैबिनेट मंजूरी की बात सामने आई है। 18 घंटे की यात्रा सिर्फ 36
मिनट में हो जाएगी पूरी। 11 किलोमीटर की होगी रोपवे की लंबाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम के दौरे से पहले ही मिले प्रदेश को बड़ी सौगात। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दस घंटे की यात्रा सिर्फ 36 मिनट तक में पूरी हो जाएगी। आम खबर आपको हम बता दें, 11 किलोमीटर की होगी रोपवे की लंबाई। ₹4,081 करोड़ के रोपवे को कैबिनेट मंजूरी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 10 घंटे की यात्रा सिर्फ 36 मिनट तक में पूरी हो जाएगी। अहम खबर, 11 किलोमीटर की होगी रोपवे की लंबाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट से केदारनाथ को बड़ी सौगात मिलने की बात कही गई है। ₹4,081 करोड़ की रोपवे को कैबिनेट मंजूरी की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। 10 घंटे की यात्रा सिर्फ 36 मिनट तक में पूरी हो सकेगी। बड़ी जानकारी, 11 किलोमीटर की होगी रोपवे की लंबाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पीएम के दौरे से पहले ही मिली प्रदेश को बड़ी सौगात। देहरादून से बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट से केदारनाथ को बड़ी सौगात मिलने की बात कही गई है। देवभूमि के दंगल में वापस से लौटते हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में प्रभा बंधूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी की ओर से। पहले प्रभा जी का रुख कर लेते हैं। प्रभा जी, धामी सख्त हो गए हैं, अवैध मदरसों पर सख्ती जारी है। मजारों पर इसके पहले ही उन्होंने सख्त निर्देश जो है वो दिए थे, लेकिन खलबली मची हुई है उनके इस एक्शन से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने आज ही हमने सुना है उनको कहते हुए कि राज्य में जो भी अवैध निर्माण होगा, चाहे वो किसी भी रूप में होगा, उसके लिए 0 टॉलरेंस नीति है। चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो सरकारी भूमि पे कोई अतिक्रमण हो, या किसी भी तरह का हम रोड साइड पे अतिक्रमण हो, तो कहीं पर भी कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगर हम ये कहें कि इससे पहले भी हमने देखा है कि ये जो कार्यवाही है वो धामी सरकार के सत्ता में आते ही शुरू हो गई थी, ऐसा नहीं कि अचानक हुई है। और ये जो बात अगर आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, चाहे वो मदरसे हो, हमारी मस्जिदें हो, तो देखिए जो भी कार्यवाही होती है सरकार हर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त है। अगर हमें कहीं पर भी इस सरकार को लगता है, वो प्रशासन को ये सूचना जारी की जाती है कि आप क्षेत्र में जाइए, देखिए वहां पर किस प्रकार से अवैध निर्माण चल रहे हैं, और ये जितने भी मदरसे जिन पर गरिमा जी कार्रवाई हुई है वो एक तो अवैध रूप से बनाए गए हैं, दूसरा जितने भी ये मदरसे थे अवैध रूप से बने हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो इसलिए इनको सीज किया गया है। तो ये एक मैं कहूंगी प्रशासनिक कार्रवाई है, और इसमें किसी प्रकार का ये कह देना कि खाली मदरसे, अगर इससे पूर्वत भी हमने देखा होगा कि जो हमारे पहाड़ों में वनों की भूमि भी है, अगर वहां पर वन की भूमि में भी अनावश्यक रूप से किसी ने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया हो तो उसको सरकार ने अपने में निहित किया है। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर हम ये कहें कि आज मदरसे हैं। अगर इससे पूर्व में हमने देखा है कि अगर जंगल के बीच में कोई देवी देवता के नाम से या किसी और माध्यम से भी वहां पर जंगल को हम कहेंगे कि एक मतलब कहेंगे कि उस पर अतिक्रमण किया गया है, तो सरकार की उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई रही है और आगे भी रहेगी। तो ये किसी भी प्रकार का हम ये कहें कि इसकी किसी को जानकारी नहीं होती है, सूचना नहीं होती है, ऐसा नहीं है।
जहां पर अवैध कब्जा होता है उससे पहले जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी करता है, उनको समय समय पर नोटिस दिए जाते हैं। ठीक है मैम, आपका कहना है कि समय समय पर हम नोटिस देते रहते हैं, उसके बाद ही एक्शन। चलिए, हमारे साथ में शमुम कासमी साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। शमुम जी, हम जानना चाहेंगे कि देखिए, मदरसों पर ये एक्शन नहीं है, अवैध मदरसों पर एक्शन है। इसमें मदरसा बोर्ड क्या सहमति सहभागिता अपनी देगा? और मुझे लगता है कि इसके पहले कई राज्यों में हमने देखा भी है, जब मदरसा बोर्ड के अध्यक्षों की ओर से या जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जो भी उच्च पदों पर बैठे लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ, अवैध कुछ भी है उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन सर, यहाँ पर विरोध क्यों? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की कार्रवाई न्याय संगत है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है। और मैं एज ए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कार्रवाई उन्हीं मदरसों पे चल रही है जो अनरजिस्टर्ड है, जो रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है। और हमने बार बार अभी गत दिनों हमने मान्यता की समिति अपनी बुलाई थी, उसमें हमने 51 मदरसों को मान्यता दी। तो बार बार हम ये सरकार की तरफ से भी आग्रह किया जा रहा है कि आप नियमित तौर से अपने मदरसों को रजिस्ट्रेशन आप कराएं। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो ये जाने कि हमारे मदरसे हों या पाठशालाएं हों, उनके अंदर कैसी एजुकेशन दी जा रही है। और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देना उन बच्चों का मौलिक अधिकार है, चाहे वो मदरसों में पढ़ते हों या वो पाठशालाओं में पढ़ते हों। तो इन्हीं तमाम उद्देश्यों को सामने रखते हुए जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, वो कार्रवाई बिल्कुल कोई अगर ये कहता है कि किसी के खिलाफ किसी भेदभाव के उससे की जा रही है, मैं उसका खंडन करता हूं और कहना चाहता हूं कि बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये शामिल है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तो हमने मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए, उनमें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन लाने के लिए हमने धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ उन्हें हमने एनसीईआरटी पढ़ाने का जो प्रयास है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के नेतृत्व में ही हो रहा है, ताकि ये बच्चे कल इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। तो अब इन्हें क्या, उन लोगों को मैं तो फिर एक बात ये कहना चाहूंगा कि उन्हें नियमित रहना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आपके आय के स्रोत भी बताने चाहिए, और उन्हें जो मदरसों के लिए जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे फुलफिल करना चाहिए। मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहता हूं कि ये कार्रवाई ये कोई बदले की या किसी भेदभाव की बेस पर नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन, जो अनडिसिप्लिन पिछली सरकारों ने, खासतौर से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर 60 साल के अंदर उन्हें वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ ये अनियमितताएं उनके दिमाग के अंदर डाल दी थी। नियमित रहना चाहिए। और देवभूमि की सरकार का जो आचरण है वो ये है कि ये सब कुछ अपने अंदर समाहित करती है। ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ कोई बदले से कोई कार्रवाई की जा रही है, और बदले का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शामिल किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप नियमित तौर से आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आप इस तरह से कोई भी मदरसा अगर चल रहा हो, वो ऐसा संचालन उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए, अवैध रूप से अगर चल रहे हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन शमुम साहब, एक सवाल मेरा आपसे ही और है कि क्या राजनीतिक दल जो इन एक्शन का विरोध कर रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं? क्योंकि बहुत विरोध सामने आता है और राजनीति भी बहुत होती है। आप खुद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, और आपकी ओर से ये कहा गया अभी हमारी ही टीवी स्क्रीन पर बैठकर कि हमें कोई आपत्ति नहीं अगर अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा है, और मुझे लगता है यही होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल कुछ ऐसे हैं जो इस एक्शन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि उनको व्यक्तिगत निजी फायदा, वो एक राजनीतिक लिहाज से ही अपनी आवाज उठा रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि उनका राजनीतिक लाभ है, क्योंकि मुसलमानों को इमोशनल बनाना और उन्हें उनके इमोशनल से खेलना, यही काम तो 60 साल में जो है पिछले सरकार ने किया है। और उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनका तुष्टिकरण किया। इसी का तुष्टिकरण इसी को कहते हैं, और ये उसी राह पे चल रहे हैं ये लोग। बल्कि इन्हें तो ये चाहिए था कि ये जाते और जाने के बाद जैसे कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई का समय उचित नहीं है। समय उचित और अनुचित की बात नहीं है। आपको कई महीनों से
मैं ये समझता हूं कि कई महीनों से ये बात आ रही है और पिछली उसमें इंक्वायरी भी हुई है और ये कहा जा रहा है कि आप नियमित रहें और अपने आय का स्रोत भी बताएं और आप किस तरह से क्या पढ़ाते हैं, क्या आप उन बच्चों को कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं। ये तो हमारा, ये सरकार का फर्ज बनता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो आज, ठीक है आप अपनी बात को कह सकते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखना आपका मौलिक अधिकार है, मगर गुमराह करना, उन्हें कंफ्यूज करना, ये आपका अधिकार नहीं है। ये सरकार जिस तरह से पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, तो कोई भी हो, जैसे अभी आपने कहा कि भाई पिछले दिनों जो है बहुत सारे लोगों ने कीमती लैंड के ऊपर कब्जा किया। हम वाजे करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये लैंड अब ये जनता की है, सरकार की है, उस पर किसी तरह का भी कब्जा उचित नहीं है और नियमित रहना चाहिए इस देवभूमि की सरकार में रहने वाले सारे लोगों को। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। सर पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक वर्ग पर कार्रवाई हो रही है, कुछ विपक्षी दल हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं और दबाव में लिया जा रहा है। खुद अध्यक्ष साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आपने मुझे लगता है उनको सुन ही लिया होगा। क्या कहना चाहेंगे, देवभूमि में या कहीं पर भी अगर अवैध मदरसों मज़ारों पर एक्शन हो रहा है तो आपत्ति क्या है? अवैध कुछ भी हो उसे हटाया जाना चाहिए। देखिए, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं ये बहुत बड़े अमीर घरानों से न रहकर ज्यादातर कामकाजी लोग हैं। इनके कामकाज से, इनके हाथों के हुनर से आज मेरा देश, मेरा राज्य खड़ा है। और ये लोग इतनी बड़ी संख्या में विरोध करने आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि वो इंसान हैं। वो समझते हैं कि एक तरफ तो पूरे पहाड़ में धार धार में मंदिर बने हुए हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और इनके पीछे उंगली पकड़ लेकर राजनीतिक दल में सुप्रीम मुख्यमंत्री, जो इनका यशस्वी और सब इनका देखने वाला व्यक्ति, जो शराब के ठेकों में वो खेल खेल रहा है, जो इन धंधों के कारण जनता को नहीं दिखता। जनता को दिशा बदली जाती है कि देखो, तुम देखो, अगर मैं सच्चा हूं और मेरे पूर्ण सच्चा विश्वास है अपने मुख्यमंत्री पे, तो मैं चेयरमैन साहब को कहना चाहता हूं कि दूर हॉस्पिटल के सामने जो मजार है उसको बोल दे अभी यही इसी टीवी चैनल से कि उसे उजाड़ दूं। बोलने की अगर हिम्मत है तो, मतलब किसी तरह से अपनी कौम को, उनकी परेशानियों को अनदेखा कर और चैनल में ऐसी बातें करना एक दुखदाई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सरकार न्याय संगत सरकार नहीं है। शमूम साहब, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी कोई भी चीज हमारी तरफ से ऐसी नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे सामने उद्देश्य ये नहीं है, हमारे सामने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देना है ताकि ये IAS, IPS और इंजीनियर बन सके। देखो हम आपसे पहले ठीक है, थपलियाल साहब सुन लीजिए उनको। थपलियाल साहब, मैं सुन लिया आपकी गुणवत्ता नहीं, थपलियाल साहब शांत हो जाइए। थपलियाल साहब थोड़ा आराम से प्लीज। आप, अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को सुन लो। मैं एक बात और, अरे थपलियाल साहब पहले उनको सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा। बीच में नहीं बोलने दे रहे, ये तो सरकार। अरे मैं आपको बोलने दूंगी। थपलियाल साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो सरकार अपने स्कूलों को मेंटेन नहीं कर पा रही है, जिस सरकार के स्कूल वीरान पड़ चुके हैं, जो पूरी भारी ताकतों को, शिक्षा माफियाओं के बदौलत यहाँ पे शिक्षा संचालित कर रही हो, उस कौम वो हमें इंजीनियर बनाएगी, वो हमें डॉक्टर बनाएगी, वो हमें IAS बनाएगी? ये तो धन्ना सेठ बनेंगे, धन्ना सेठ। हमारी गरीब कौम, ना मेरे मुस्लिम भाई, ना हम पहाड़ी भाई, हमारी औकात नहीं है डॉक्टर बनने के। ठीक है, आपका सीधा सवाल देखिए सत्ता पक्ष से है, उसका जवाब मैं बीजेपी से लेती हूँ। ठीक है, गिर चुका है, माफियाओं के हाथ में जा चुका है।
ठीक है थपलियाल साहब, आप शिक्षा व्यवस्था, देखिए थपलियाल साहब मेरी बात सुनिए, थोड़ा तो आराम से, आप परेशान मत होइए। आप जो बात कह रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, शायद गरीब वर्ग को शिक्षा बेहतर नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, हम आज चर्चा उस मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी को एक बराबर शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस पूरे देश में, उत्तराखंड में नहीं, इस पूरे देश में ये व्यवस्था नहीं है कि सबको बराबर की एक जैसी शिक्षा मिल सके। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, हम मदरसों पर चर्चा कर रहे हैं। अवैध मदरसों का अगर आकलन किया जाएगा, उनकी संख्या अलग से निकाली जाएगी, तो जो बच्चे वहां पर जाते हैं, जो शिक्षा उन्हें गलत दी जा रही है, सबसे पहले तो उस पर लगाम लगेगी। और दूसरा ये कि कई बाहरी राज्यों के बच्चे आकर वहां पर शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं, उनकी पहचान हो सकेगी, जो भी अपराध पनपेगा वो रुक सकेगा। मैडम एक चीज बताऊं, हाँ, इसके लिए हमारी व्यवस्था में LIU है, हमारे गुप्तचर हैं, हमारी पुलिस व्यवस्था है। तो प्रशासन के अंडर ही तो सब है ना, सब प्रशासन को ही तो करना है। अगर मुखिया ही निर्देश नहीं देगा तो ऐसा तो कोई एक्शन नहीं होने वाला। चलिए ठीक है सर, आती हूँ। प्रभा जी मैं आपके पास आऊंगी, अभी जवाब थपलियाल साहब के सवाल का लूंगी, लेकिन उससे पहले शमूम साहब आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करना चाहेंगे? शमूम साहब। मैं ये कह रहा था कि देखिए, पहले तो ये है कि इन सारी चीजों का राजनीतिक फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर लीगली तौर से है तो वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसी लीगल पर कोई कार्रवाई हुई हो तो वो हमें आके बताएं। हमारे पास बहुत सारे मदरसों के लोग आ जाए तो हमने उनसे कहा, वो फॉर्म लेकर के गए, उन्होंने हमसे पूछा, हमने उन्हें अपने अधिकारियों के जरिए से उसका सरल उपाय बताया कि भाई आप अपने आप को नियमित करें। और दूसरी एक चीज ये है कि धार्मिक एजुकेशन का जो स्वतंत्रता हमें है, जो संविधान ने दी है, तमाम धर्मों को अपनी धर्म की एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसमें दो तरह के मदरसे हैं। एक वो मकतब यानी प्राइमरी लेवल पे जो लोग सिर्फ किसी और विद्यालय में पढ़ते हैं और वो शाम में या सुबह में वो अगर धार्मिक एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो तो उन मदरसों के ऊपर जो बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, ना तो उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहीं से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और ना मदरसा बोर्ड से कराया है, उन्हें नियमित करने के लिए जो भी कार्रवाई होती है या प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो इसलिए की जा रही है। और मदरसा बोर्ड के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए और आप नियमित तौर से रजिस्ट्रेशन कराइए, आप भी उन्हें बताइए ये। और धार्मिक एजुकेशन के लिए जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी वो जिला प्रशासन को जाके बताएंगे तो मैं समझता हूं कि उन्हें उनका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बजाय इसके कि हम अनर्गल इधर उधर की बात करें और एक राजनीतिक माहौल पैदा करने की कोशिश करें। ऐसा ना करके हमें अपने उन उच्च अधिकारियों से राब्ता करके उन्हें बताना चाहिए। अगर किसी जगह कहीं इलीगल कोई कार्रवाई हुई होगी तो वो वापस होगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है, सरकार तो एक गार्जियन का रूप होती है और सरकार किसी के खिलाफ नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वो किसी समुदाय के या किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं। और जो आपने कहा कि एजुकेशन का बहुत खराब हाल है, तो ये 10 सालों में नहीं हुआ है, तो पहले से। ठीक है शमूम साहब, ठीक है शमूम साहब, यानी आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नजर आते हैं। दोषी नहीं है। ठीक है शमूम साहब, लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों को भी हम छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए प्रभा बंदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हैं, और हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुलेमान अली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, अभी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सुलेमान जी आपका भी। प्रभा जी आपसे जवाब लेंगे, पहले सुलेमान जी को जोड़ लेते हैं। सुलेमान जी, धामी सरकार सख्त हो गई है, लेकिन सर लगातार विरोध इस पूरे मामले को, अवैध मदरसों पर एक्शन पर लेकर क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, क्या कहना चाहेगी कांग्रेस पार्टी?
देखिए यहाँ प्रॉब्लम आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सुन रहा था, आपने कहा कि शिक्षा जो है वो मदरसों की शिक्षा से अलग है। शिक्षा तो शिक्षा ही होती है, शिक्षा तो एक जैसी है। शायद आप जानते भी होंगे कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसको एडवांस शिक्षा के तहत लेके आई है। सर उस पर बात करूंगा। आप कह रहे हैं गलत शिक्षा, कौन सी गलत शिक्षा दी जा रही है? क्या सरकार के पास इतने साधन पता कर सके गलत शिक्षा कैसे? आप कह रही है बाहरी लोग आ रहे हैं। बाहरी लोग तो यहाँ देहरादून हब है बाहरी लोगों की पढ़ाई के लिए, देहरादून स्कूलिंग के लिए हब है, जहाँ तमाम दुनिया के देश दुनिया के बच्चे आते हैं। क्या जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो इस देश के बच्चे नहीं है क्या? बाहरी बच्चे। आप कह रहे हैं वहाँ गलत अपराध होते हैं, कौन सा आप मुझे गिनाइए। देखिए पहले तो ये अपना माइंड सेट बदलिए। देखिए कुछ नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ माइंड सेट की दिक्कत है। सरकार ने एक जो है ये फॉल प्ले है, ये चल रहा है आजकल जो पहाड़ों और सर घिरी हुई इस मुद्दे पर, उसके लिए मोरा बहाना चाहिए। सरकार ने उसको इधर किया है, इसे इधर डायरेक्ट है। आपकी क्या कारण है कि आप जो है मदरसों को लगा कर रहे हैं, होम शिफ्टिंग कर रहे हैं? एक गरिमा जी आवाज नहीं आ रही है। मैं ठीक कराने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ा ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी है, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। सर लौटेंगे आपके पास में। हम पहले प्रभा जी को ही सुन लेते हैं क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच नहीं रही है। प्रभा जी, बड़े आरोप लगाए थपलियाल साहब ने, और देखिए वो मुद्दा थोड़ा अलग जा रहा था, लेकिन उस पर कोई गलत बात उन्होंने कही नहीं है, मैं सहमत हूं। प्रभा जी, प्रभा जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बोलिए मैम। हाँ गरिमा जी, मैं ये कहना चाहूंगी जो थपलियाल जी ने जो भी बातें कही है, पहले तो मैं कहूंगी वो मुद्दों से बिल्कुल हटे हुए हैं। उनको ये नहीं पता है कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। चलिए उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हमारे आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ खुद बैठे हैं, क्या उनसे ज्यादा कोई मदरसों की चिंता कर सकता है? उनको पता है मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, या उनको अपने मदरसों की चिंता नहीं है? तो थपलियाल जी जिस प्रकार उनसे भी चिढ़ गए, उनसे इसलिए चिढ़ गए कि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो उनको कितनी परेशानी हो गई इस बात से। अगर आज भी उन्होंने एक शब्द सरकार के खिलाफ बोल दिया होता तो इतने खुश हो गए होते कि शायद इनको लगता मेरा एक सपोर्टर कोई यहाँ पर बैठ गया, तो इसलिए इनका ज्यादा मैं कह सकती हूँ बीपी हाई हो गया। दूसरा ये कह देना कि यहाँ पर मदरसों में, देखिए गरिमा जी हम पहले ही कह रहे हैं, जैसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को आहत करना बिल्कुल हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये ध्येय नहीं है, डायरेक्ट उसमें कहा गया है। और गरिमा जी मैं आपको ये बता दूं, 63 मदरसे अभी भी चिन्हित करे हुए हैं पहले से, जो अवैध रूप से चल रहे हैं और जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और ये 2 साल पहले से कार्यवाही चल रही है, ऐसा नहीं है कि अचानक हुई है, अचानक वहां पर गए हैं। तो कार्यवाही में उनको स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है कि एक तो ये अवैध रूप से बने हुए हैं, दूसरी वहां पे जो बिल्डिंग्स है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी अवैध रूप से, और अगर पढ़ाई से संबंधित है उसके बारे में भी उनको सूचित कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से वहां पे सर्वेक्षण किया जाता है और उसमें ये पाया जाता है कि उन अनियमितताओं को भी अभी भी इन्होंने ठीक नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर उसके बाद वो सारी जिम्मेदारी प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद वहां पे वो किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो मैं अपने जो यूकेडी से मेरे भाई है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि इसको राजनीतिक रूप ना दे, और कृपया करके अगर मदरसों में हमने इससे पहले क्या कभी नहीं देखा है कि वहां बाहर से फंडिंग होती है? क्या ये पहली बार? अगर हम आज ये बात आप यहाँ पर आपने उठाया है कि ये बाहरी बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, क्या इससे पहले इतिहास ऐसा नहीं हुआ है कि बाहर से बच्चे आते हैं? इस देश के नागरिक नहीं है क्या? नहीं, जो बाहर के नागरिक नहीं है क्या? नहीं, तो रजिस्ट्रेशन तो होता है ना। नहीं सुलेमान जी, इस देश के बच्चे हैं, लेकिन सर बिना रजिस्ट्रेशन के बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे ना। सुलेमान जी, आपके मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हुए, इनसे पूछिए। सुलेमान जी सर, आप चर्चा में बहुत देरी से आए, आपको पहले आना चाहिए था। अभी अध्यक्ष जी साफ तौर पर कहकर गए कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। सर प्लीज अभी थोड़ी देर शांत रहिए। पहले तो आपकी आवाज नहीं आई थी, मैं आपके पास आई थी। प्लीज चुप रहिएगा, बीच में मत बोलिएगा। प्रभा जी आप बात कंप्लीट कीजिए। आप एजेंडा चला रहे हैं यहाँ बैठ के। सुलेमान जी सर, थोड़ी देर पहले आना था डिबेट में, आप देरी से आए, आपने बात ही नहीं सुनी। और प्लीज थोड़ी देर के शांत रहिए। जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। सुलेमान जी शांत। सुलेमान जी नहीं बुलाना ना। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं अगर आपने इसी तरह की डिबेट करनी थी, आपने हमें नहीं बोलना दिया। अगर मैं जेल से जुड़ा हूं तो मेरा बोलने का हक बनता है। जब मैं नहीं तो सर आप मतलब जब आएंगे मैं तब आपको बोलने दूंगी। आप जब आएंगे मैं तब आपको बोलने दूंगी। मैंने आपके आते ही सर पहले सुनिए, सर पहले सुनिए,
पहले सुनिए आप, मैंने आपको बुलाया और सबसे पहले आपसे सवाल किया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, इसके लिए मैंने आपको रोका। तो इस बात को आप भी समझिए ना, अब तकनीकी खामी है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अब सर रुक जाइए, एक गेस्ट बोल रहा है, वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद आऊंगी, बीच में नहीं बोलेंगे आप, प्लीज शांत हो जाइए। मैडम बोलिए, जल्दी कंप्लीट करिए आप। जी गरिमा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसको जो जिस प्रकार से कांग्रेस का हमने इतिहास रहा है, तुष्टीकरण की नीति करना, वोट बैंक की राजनीति करना, इनका तो इतिहास है और हमें बार बार कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। और बार बार हमारी सरकार कह चुकी है, उनके खुद के चेयरमैन यहाँ पर अभी बोल के गए हैं कि ये किसी भी मदरसे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, ये अवैध और जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी की जाएगी। ये भी मैं आपको कह रही हूँ गरिमा जी, से चिन्हित कर दिए गए हैं। ठीक प्रभा जी, ठीक हो गया। अब सुन लेते हैं सुलेमान साहब को। सुलेमान जी देखिए, पहले सवाल सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा। क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है? देश के सभी नागरिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर कोई भी शिक्षा ग्रहण करने लग जाएगा। हर जगह के नियम कानून कायदे होते हैं, क्या उनको मानना जिम्मेदारी नहीं? आप चर्चा में देरी से जुड़े इसलिए आप अध्यक्ष जी की बात नहीं सुन पाए। शमूम कासमी साहब हमारे साथ में थे, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ठीक तरह से सरकार चल रही है, अवैध मदरसों को पकड़ा जाना चाहिए। जो लोग अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन सब पर एक्शन होना चाहिए। जब खुद अध्यक्ष साहब को ऐतराज नहीं है तो कांग्रेस पार्टी भला इस पूरे मुद्दे पर विरोध क्यों दिखा रही है? क्या ये व्यक्तिगत राजनीति नहीं है? देखिए गरिमा जी मेरी बात सुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल। अध्यक्ष साहब जो है मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो एक पार्टी के एक सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। वो किसी एक पूरे समुदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं आपकी बात को, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको समय भी देना पड़ेगा। आप जो है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने एक ढकरानी में एक मस्जिद सील की है, वहां पर आप 3 बजे की सुनवाई रखते हैं एमडीडीए में और 12 बजे जाके मस्जिद को सील कर देते हैं। ये कौन सी कार्रवाई हो रही है? आप बताइए। मैं अखबार दे रहा हूं, ये देखिए। जब अगर आप बात करेंगे तो आप सबके लिए एक बराबर एक वो रखेंगे। ये देखिए, कोचिंग संस्थानों पे सख्ती को समिति गठित की रिपोर्ट कहाँ गई? 9 महीने से इसका इंतजार हो रहा है, 9 महीने से इंतजार हो रहा है। आप इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आनन फानन में डीएम साहब, एसएसपी साहब जो है लाव लश्कर लेके निकल पड़ते हैं छोटे छोटे मकतबों को। मकतब अभी आपको उन्होंने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि मकतब क्या होता है। एक कोचिंग सेंटर की तरह से जहां पर ये शिक्षा जो है सुबह शाम जो है ग्रहण की जाती है, वहां पर दौड़ पड़ते हैं। क्या डीएम साहब का इतना काम रह गया? आप जो है अन्य अपने जो थूथू हो रही है, आपने जो प्रेमचंद अग्रवाल या सरकार जिस उससे घिरी हुई है, आपने वहां से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आप जो है एक समुदाय के पीछे पड़ गए। आपने रमजान से पहले मीटिंग होती है मुस्लिम समुदाय के कुछ चुनिंदा लोगों की और प्रशासन की, जहां कहा जाता है कि हम आपको जो है रमजान आपको एक टाइम देंगे, वक्त देंगे हम आपको, आप अपनी चीजों को सुधार लीजिए। जो अगर कोई कमी है, हम भी मानते हैं, ठीक है कहीं कमी होगी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, कमी होगी, लेकिन आप एक टाइम देंगे। आपने टाइम दिया रमजान का, लेकिन होता क्या है, आप लगातार पिल पड़े, आप शुरू हो गए, आप देख ही नहीं रहे हैं कि कहाँ क्या है। आप रोजाना, आज भी कल जो है मुस्लिम समुदाय डीएम दफ्तर पे प्रदर्शन करता है कि हमारी बातों को सुनिए, हम आपको कागज पूरे करके देंगे, हम आपको पूरा प्रक्रिया पूरी करेंगे, जो गलत होगा आप उसको बिल्कुल हटाइए। हम बिल्कुल उसके गलत के साथ नहीं है। लेकिन क्या होता है, आज डीएम साहब सुबह ही जो है गाड़ी लेके फिर निकल पड़ते हैं छोटे छोटे उसको। क्या आपने जो आप हमारे प्राइमरी स्कूल है, आपने उनकी सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी हैं। आप जो और शिक्षा है, आप चलिए मैं कहता हूं आपको कि आप मदरसे बंद कर दीजिए। अब इन मदरसे से निकलने वाले बच्चों को आप कहाँ पढ़ाएंगे? मुझे बताइए। 2300 स्कूल जो है मदरसे बंद होने की बात नहीं हो रही सर। सुलेमान साहब सुनिए, मदरसे बंद होने की बात थोड़ी ना की जा रही है, अवैध मदरसों पर एक्शन। सर अवैध शब्द जुड़ा है ना? हाँ मैं आपसे वही पूछना चाहता हूँ, अवैध का आप मुझे बताइए, अवैध का क्या मतलब है? नहीं, अवैध का मतलब नियम कानून का पालन न करते हुए जो मदरसे बना दिए जाते हैं, जहाँ पर किस चीज की तालीम दी जा रही है लोगों को ये तक पता नहीं होता। दिया जाता है सर सुनिए, जहाँ पर किस चीज की तालीम दी जा रही है, क्या शिक्षा दी जा रही है, और सरकार को पता नहीं होता वो अवैध मदरसे होते हैं। आप कह रहे हैं बिल्डिंगों का जंगल, कंक्रीट का जंगल देहरादून में उग गया है, देहरादून में उत्तराखंड में कंक्रीट का जंगल उग गया है। आप जो है ये प्रभा जी देखिए प्लीज प्रभा जी, अभी आप आपत्ति दर्ज करा रही थी ना प्रभा जी आप तक आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? मैडम अरे प्रभा जी आपको आवाज नहीं मिल रही है क्या? मैडम
अभी आप उसी चीज के लिए आपत्ति दर्ज करा रही थी, अब फिर आप वही काम कर रही हैं। बीच में मत बोला करिए आप लोग, मैंने बोला ना आप लोगों को, प्लीज। सुलेमान जी बहुत तरीके से अवैध होता है, बहुत तरीके से अवैध होता है। कोई अवैध बिल्डिंग में चल रहा है, सरकार को जानकारी नहीं है क्या तालीम दी जा रही है, किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, आपको पता नहीं है देश में किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं, उस पर एक्शन हो रहा, तो दिक्कत क्या है आपको? मैडम मुझे आप उत्तराखंड का देहरादून का कोई एक मदरसा बताइए जहां से आपको ये गतिविधि मिली हो। नहीं सर, तो ये एक्शन धामी सरकार ने क्यों लिया? ये एक मदरसे की बात नहीं है, धामी सरकार ने कोई एक्शन लिया है तो उसमें कोई चीज हुई तब तो हुई है। मैडम धामी सरकार ने अगर ये आंकड़े निकालिए, आपको पता चल जाएंगे। आदेश नहीं है, सिर्फ एक नफरत की राजनीति और अपने जो है जो घिरी हुई है सरकार, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये निश्चित। और अगर यही चीज हम कहें, और अगर यही चीज हम कहें कि नफरत की राजनीति है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने के लिए कर रही है, तो ये गलत नहीं होगा क्या? जबकि मदरसा बोर्ड के खुद अध्यक्ष साहब टीवी पर बैठकर कह के गए कि हमको उनके एक्शन से कोई आपत्ति नहीं है। ये तो आप दोनों का आरोप प्रत्यारोप ही चालू हो गया, राजनीति चालू हो गई। कौन होते हैं तय करने वाले? उनका काम है। वो कौन होते हैं सर? मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष उन्हें किसने बताया? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी पार्टी के अगर आप प्रदेश प्रवक्ता हैं तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व में ही बोल रहे हैं ना। आपको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बिठाया है ना, आपको कांग्रेस पार्टी ने बिठाया है ना। आप कह रहे हैं कि वो एक पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। अरे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को कुछ जिम्मेदार लोगों ने उसका अध्यक्ष बनाया है ना। आप कह रहे हैं कि वो कुछ भी बोल देंगे, पार्टी के पक्ष में बोल देंगे। अरे सर, तर्क वाली बात कीजिए। उनका काम था जो मैडम आप देखिए, आप एंकर की तरह बात कीजिए, आप निष्पक्ष होकर बात कीजिए। अरे सर, बस जब कुछ नहीं होता तो फिर एंकर पर आप आरोप लगाते हैं। उनका काम था, उन्होंने अपना कार्य क्यों नहीं किया? वो यहाँ बैठ के जो अभी आपको जो है, हमको जो है वो भाषण दे रहे थे, वो पंजीकृत कराना किसका काम था? इन कागजों को 2 साल से जो पड़े हुए थे, इनको देखना किसका काम था? इसका काम इसके लिए उनके लिए था ना, जो सालों से 7 साल से जो तनख्वाह रुकी है मदरसा शिक्षकों की, वो जारी कराना इनका काम था। उसको तो ये कर नहीं पा रहे हैं। ये धामी जी की डबली बजाने के लिए यहाँ बैठ गए हैं, जो सालों से। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसी ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इन्हीं की मदरसा उसकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए SPEEMM, इसका जो है विलंब, इसके जो फंड आता है उसके विलंब के लिए जो है वो संसदीय समिति ने इनको लिखा है, बट उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ये यहाँ पर बैठ के जो है सही को गलत और गलत को सही ठहराने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए ठीक है, लौटेंगे। थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब, बिल्कुल उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते बताइएगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपसे एक उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते ये सवाल पूछ रही हूँ सर, नहीं लगता कि क्या राजनीति हिंदू मुस्लिम इस सब को लेकर कराई जाती है? और दल, राजनीतिक दल, मुख्य दल, मैं यूकेडी को उसमें जोड़ भी नहीं रही, जो मुख्य दल हैं वो ये करते हैं। मानेंगे आप इस बात को सर? कई बार कोई विवाद होता ही नहीं, बना दिया जाता है। मैं सबसे पहले आरपी की चैनल में इस समुदाय का विरोध देखा। मैंने तमाम अखबारों में आज देखा कि इन्होंने कलेक्ट्रेट का डीएम कार्यालय का घेराव किया। ये व्यक्ति ने शायद नहीं देखा, जो आए होंगे उनके अध्यक्ष, जो बार बार माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो अभी आपके चैनल में जिस तरह का भर्सन वो दे रहे थे, उसको सुनकर मैं बोला यार वास्तव में कैसे ये व्यक्ति इन लोगों की अनसुनी कर रहा है। और फिर मैंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में ये कलेक्ट्रेट में आए, जो कई लोगों के मकान काम रुक गया, कई लोगों का बिजली का काम रुक गया, कि इनको लोगों को इंजीनियर, ये तो अब वो बीटेक वालों से ज्यादा बड़े इंजीनियर हैं, इनके हाथ में हुनर है, उसकी हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा होता मेरी सरकार अगर ये बोलती कि इन मदरसों के साथ साथ गुरु राम राय स्कूल का, शिशु मंदिर स्कूल का, राज्य में जितने संस्कृत विद्यालय हैं उनका, गुरुद्वारा द्वारा संचालित विद्यालयों का, सबका, तब हम बोलते कि ये न्याय संगत सरकार है। ये सरकार धर्म को हमेशा हमेशा अपने चुनावी प्रकरण के लिए यूज करती है। यहाँ पे हम करा रहे हैं कि तुम्हारा मंत्री ऐसा अपराध पे अपराध कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो इन्होंने आबकारी के ठेके में 400 करोड़ अंडर टेबल किया है, उसको हम जानते हैं। हम जानते हैं कि कितनी अन्याय संगत ये सरकार काम कर रही है। हम जानते हैं कि सरकार जन विरोधी काम कर रही है।
ये सरकार लोगों को अनपीसफुल कर रही है। सरकार का काम है, जनता भगवान का स्वरूप होता है, उसके टेंशन कम करना। विदेशों में हर टेंशन कम करती है सरकार, हमारी ये सरकार टेंशन पे टेंशन देने वाली सरकार है। इन्होंने कठोर कानून बनाया, उसका नकल विरोधी, किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए, लेकिन करवाने वालों के लिए कुछ नहीं। जो बैकग्राउंड एंट्री कर रहा है वो मंत्री बना हुआ है। इन्होंने यूसीसी लाए ये हमारे राज्य में। यूसीसी में अब बूढ़े बूढ़े लोग शादी का पंजीकरण कर रहे हैं। अब शादी का पंजीकरण करके तुम क्या करना चाहते हो? तुमने हमारे को अशांत कर रखा है, अशांत, और अशांत ही इनकी ताकत है। अशांत ही, जितना अशांत समाज को कर रहे हैं उतने मजबूत और उतने डिक्टेटर ये बनते जा रहे हैं। इन्होंने लूट बचा रखी है इस राज्य में मैडम, लूट बचा रखी है। मेरे को दुख होता है कि बंदुनी जैसी मैडम इन भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ रही है। दुख होता है हमें, ऐसे लोग आ रहे हैं। ये तो एक बड़ी जमात है, एक बड़ा गैंग है। चलिए प्रभा जी से अब जवाब ले। प्रभा जी कुछ कहना चाहेंगी थपलाल साहब के जवाब में? छीनबीन कर रहा है। ठीक है थपलाल साहब, ठीक है, इंसाफ का तराजू होना चाहिए। ठीक है थपलाल साहब सुनते हैं। मैं जी मैडम, आज कोई गरीब आदमी बीटेक वगैरह नहीं करा सकता। वो बेचारा बोल रहा है बीटेक करेंगे और टेक करेंगे, कहां से करेंगे? ठीक है आप प्रभा जी से जवाब ले लीजिए सर। प्रभा जी उनका टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है मैं सर ठीक है जवाब लेते हैं। प्रभा जी बोलिए। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी जो हमारी यूकेटी से बड़े भाई है, जिस प्रकार से वो चिंतित दिख रही है और उनका सिर्फ एक ही काम रहता है, जब भी मैं किसी डिबेट में सरकार को कोसना, इनको कोई विकास राज्य में दिखाई नहीं देता है। जबकि जब हमारी आर्थिक सर्वेक्षण की अभी रिपोर्ट आती है तो उसमें राज्य की जीडीपी सबसे ज्यादा आती है, राज्य में राजस्व के बारे में आंकड़े आते हैं, तो ये लोग भी वो होते हैं जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वहां पर कि ये आंकड़े तो झूठे आंकड़े हैं, ये आंकड़ों का कोई लेना देना धरातल पर नहीं है। लेकिन अगर हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, वहां पर अगर उनको ये लाइन मिल जाती है कि इतने सरकारी स्कूल बंद है, उनको कहते हैं कि ये असली आंकड़े हैं। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि आंकड़े मापने का मापदंड आप लोगों का क्या है? अगर अच्छे आंकड़े सरकार देगी तो बिल्कुल वो फर्जी है, और अगर सरकार के खिलाफ आंकड़े हैं तो बिल्कुल जी वो धरातल के आंकड़े हैं। तो पहले तो ये दोहरा मापदंड आप दूर करिए और हमें बताइए कि आपका अपना क्या मापदंड होता है आंकड़े लेने का। दूसरा, बार बार अगर हम मदरसों की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं, क्यों उनको भ्रमित कर रहे हैं? मेरे कांग्रेस प्रवक्ता से जो मेरे भाई है, मैं उनको भी यही बोलना चाह रही हूँ। हमारी सरकार ने वन भूमि में, पहाड़ों पर भी, ऐसा नहीं है कि केवल जिन लोगों ने वहां पे चादरें बिछा के अपने लिए वो जमीन हड़पी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। 5000 एकड़ जमीन जो अतिक्रमण की गई है उसको लिया गया, उसमें चाहे किसी ने देवी देवता के नाम पे, मंदिरों के नाम पे जो भी सरकारी जमीन को लेगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की है। और इसके आप पहाड़ों पर जाइए, और ये जो यूकेडी के नेता आज देहरादून में बैठ के बातें करते हैं, जरा ये पूछिए आज जनता इनको क्यों नकार रही है? अगर ये पहाड़ के क्षेत्रीय दल है, इनका कौन सा नेता पहाड़ में काम कर रहा है? क्योंकि ये सच बोलती है, सच बोल, झूठ नहीं बोलती है वहां पर जो काम कर रहा है। अरे जनता के बीच में जाके बातें करिए ना, जनता से उनकी बातें पूछिए कि क्या उनको समस्याएं हैं। आप देहरादून में बैठ के बातें करेंगे तो जनता को नहीं पता चल रहा है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सरकार को कोसना है। अरे सरकार की कुछ उपलब्धियां भी तो होंगी। अभी बद्रीनाथ का रोपवे, अभी देख लीजिए लाइव यहाँ पे न्यूज चल रही थी कि जो रोपवे वहां का तैयार हो गया, तो क्या वो धरातल पर नहीं है? क्या केदारनाथ का, केदारनाथ का, केदारनाथ, हाँ जी हमारी सुविधाएं नहीं है, वो भी अडानी का। मतलब है आज इतने मेडिकल कॉलेजेस हमारे हो गए हैं, शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आ जाइए। फिर अगर आपको बात करनी है, आप कह रही है प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं, आज क्लस्टर स्कूल के बारे में किसने बात कर रहे हैं? आज इतने बोर्डिंग स्कूल, आप ये देख लीजिए हमारे 600 बोर्डिंग स्कूल ऐसे हैं गरिमा जी जहाँ पे आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगी, इतने अच्छे वो सरकारी आवासीय स्कूल चल रहे हैं। अगर गाँव में जनसंख्या नहीं है फिर वो एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन उसके लिए भी हमारी सरकार प्रावधान कर रही है। हम क्लस्टर स्कूल बनवा रहे हैं वहां पर, और उनमें बोर्डिंग स्कूल की भी व्यवस्था की जा रही है। अगर बच्चे वहां पर रहे, उनको आने जाने का किराया भी सरकार देगी। तो देखिए सरकार बहुत विकास कर रही है, वो विकास वो है जो धरातल पर कर रही है। समय भी लगता है कुछ सुविधाओं को, कुछ विकास कार्यों को धरातल पर आने में, लेकिन एक सिरे से किसी दलों का नकार देना कि नहीं ये तो कुछ हो नहीं रहा है, फिर मुद्दे को भटकाना,
फिर किसी मंत्री पर आ जाना। देखिए उस विषय पर बात करिए ना, फिर उस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन आज ये जो आप भोली भाली चाहे हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं, उनको भी आप मुद्दे से भटका रहे हो। उनके जब हमने सिर्फ उनको क्या कहा है, बंद नहीं किया, उनको कहा है रजिस्टर्ड करवा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। और ये सरकार का अधिकार है, वो किसी चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उनका अधिकार है, वो पूछ सकती है कि वहां किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। क्या उनको केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उनको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं? क्योंकि बच्चों का भविष्य भी सरकार की जिम्मेदारी है कि कल को वो सरकारी स्कूल सरकारी टेस्ट होते हैं उनके माध्यमों से निकले। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार हर विषय को गंभीरता से ले रही है। किसी को टारगेट करना बीजेपी का कोई लक्ष्य नहीं है। और मुसलमान भाई हमारे साथ है, उनका पूरा समर्थन हमारे साथ रहता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले हैं तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चाहे हमारी बहनों को घर देने की बात हो, चाहे उनको गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे शौचालय देने की बात हो। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शौचालय का नारा दिया था, तो बताइए आप लोग ही थे, ये जो कांग्रेस थी ये हंस रही थी कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात करता है, इनको तो शर्म आनी चाहिए। क्या नीतियां है इनकी, इनको तो कोई आर्थिक नीति की समझ नहीं है। और आज जब हर बहन को शौचालय मिला तो देखिए पूरे देश में उन बहनों से ही पूछ ले, मुस्लिम समाज की बहनों से पूछ ले, जब उनको इज्जत घर दिया गया तो कितनी खुशी उन लोगों में आई। तो इन लोगों को विकास की वो यात्रा नहीं पता है कि जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, वो किन तकलीफों से गुजर रहा है। हमें एक एक करके सारी बाधाओं को दूर करना है। तो मेरी सभी राजनीतिक दलों से ये अपील है कि कृपया करके जनता को, हम खासकर अगर हम मदरसों की ही बात करें, उनको गुमराह ना कीजिए। उनको कहा गया है आप पेपर लाइए, रजिस्टर करवाइए, आपको पूरी सहायता प्रशासन देगा। और जो सूचनाएं होती है वो प्रशासन उनको समय पर दे देता है। ये मैं आपको बता देती हूँ गरिमा जी। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि 63 मदरसे अभी और है जिनको चिन्हित किया, आज बता रहे हैं हम। तो उन मदरसों को नहीं पता कि हमें नोटिस आ गए हैं, हमें अभी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो करवा ले। अगर जहां जहां पर भी अनियमितता पाई गई है तो उनको पूरी कर ली जाए। तो ये तो उनकी अब जिम्मेदारी बन जाती है ना। उसके बाद भी वो सोए हुए हैं, फिर जब प्रशासन वहां जाएगा, ठीक है। देखिए उम्मीद ये है कि आप लोग भी जो एक्शन ले रहे हैं वो ये सोच समझ कर ले कि किसी भी वर्ग पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना बनाया जाए, बिल्कुल ठीक एक्शन लिया जाए और जो भी अवैध चीजें हैं उन पर एक्शन हो और किसी भी वर्ग के ऊपर दबाव ना महसूस हो, ये ध्यान में रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि ऐसा ही एक्शन होगा। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात जो थपलाल साहब कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है और वो शिकायत सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। थपलाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि वो सारी चीजें कम से कम पूरे देश में होनी चाहिए। सुलेमान साहब कुछ कह रहे हैं सर, जल्दी से, वक्त बहुत कम है, आप कुछ अगर कहना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं अपनी बहन प्रभा बंदुनी जी से मैं एक निवेदन करूंगा, मैं आपसे भी, जब इन्होंने मुसलमानों के सबका साथ सबका विकास की बात की है, आप पंजीकरण की बात कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी सरकार है, आप अपने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जी से कह के, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के, आप जो है जो सालों से रुकी हुई जो तनख्वाह है मदरसा टीचरों की वो जारी करवा दें। जो आधुनिक शिक्षा के लिए जो पैसा जारी होना है वो जारी करवा दे। जो मौलाना आजाद जो है मुसलमान बच्चों के लिए थी, वो जो थी उसको शुरू करवा दे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अवैध मजारों और मदरसों पर जो एक्शन हो रहा है उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम भी चाहते हैं कि जो भी चीजें अवैध उन पर एक्शन जरूर हो। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर राजनीति कब रुकती है। दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले